हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी डिसिप्लिन सब्जेक्ट का ए बी दोनों का है। हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन हमारी बुक का नाम है। तो आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ, जो कि सिनेमा का उद्भव और विकास, इससे रिलेटेड आता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा सिनेमा का उद्भव और विकास की यात्रा बताएं, सिनेमा का उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ, टिप्पणी करें। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यानी टोटल मिला के आपको उद्भव और उसका किस तरीके से विकास हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा सिनेमा। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, भूमिका लिखेंगे कि सिनेमा है क्या। तो सिनेमा हमारा एक मनोरंजन का माध्यम, एक कला है ना, जिसमें एक कलाकार अपने एक्टिंग के ज़रिए, बोल सकते हैं कला के ज़रिए, हमें मनोरंजन प्रदान करता है और हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षा भी देता है ना, सिनेमा के माध्यम से। और हमारा इस तरीके से हम इसे अलग अलग चरणों में बांटेंगे। तो जो हमारा 1912 से लेके 31 तक है, हमारा वो पहला चरण है। वो उसमें हमें मुख्य फिल्में मिलेंगी। मुख्य फिल्में यानी जिसमें कि आवाज़ नहीं होती थी, केवल दृश्य होते थे। यानी हमें चित्रों के माध्यम से मनोरंजन प्रदान किया जाता था शुरू में, स्टार्टिंग में। फिर जब हमारा 1931 के आगे, जब हमारा सबसे पहली आला हमारा फिल्म आई, जो कि अर्देशी रानी ने बनाई थी 1931 में, उसे हम चौथे चरण में रखेंगे, मतलब चौथे दशक में रखेंगे। चौथे दशक में जैसे ही हमारा क्या कहते हैं, बोलती फिल्में बनने लग गई, यानी कि जिसमें आवाज़ आनी शुरू हो चुकी थी। मतलब अब फिल्में दृश्य के साथ श्रव्य दोनों माध्यमों से हमें देखने और मनोरंजन प्रदान करने में सक्षम हो चुकी थी। गीत संगीत बहुत सारे आ चुके थे उसमें, और रंगीन पिक्चरें बनने लग गई थी। और इसी तरीके से, और ये जो चौथा दशक था, यह हमारा राजनीतिक रूप से हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो स्वाधीनता आंदोलन का भी हमारा समय चल रहा था। तो इसमें उस तरीके की पिक्चरें भी बनाई जा रही थी, है ना। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, पाँचवा दशक आया 1950, है ना। पाँचवा दशक मतलब 1950 से, ठीक है। 1950 से लेके हमने देखा कि कुछ मुख्य कलाकार आए, और उसी में अभिनेत्रियां भी आई, जिन्होंने अपनी अपनी कला के माध्यम से हमें मनोरंजन प्रदान किया, सिनेमा जगत में अपना नाम रोशन किया। छठे दशक में जैसा कि हमने देखा, एक मूवी आई जो कि हमारे सिलेबस में भी है। हमारी मूवी का नाम था मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म 1960 के दशक में ही आई। आप लोगों से क्वेश्चन भी आता है कि 1960 के दशक का सिनेमा मतलब बताओ, 1960 का दशक के बारे में बताओ, है ना। तो 1960 के दशक में हमारी मुग़ल आज़म फ़िल्म आई, जो कि बहुत ही लोकप्रिय फ़िल्म थी। उसके गाने बहुत अच्छे थे, और उसकी भव्यता, यानी जो उसमें मतलब राजमहल था, वो भी बहुत अच्छा था, और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसके गाने अच्छे थे, संवाद अच्छे थे, हिंदी और उर्दू से मिले हुए थे, इसीलिए लोगों को पसंद भी आ रहे थे। और काफ़ी इसमें पैसा भी लगाया गया था, और इस मूवी ने खूब पैसा कमाया भी बहुत था, है ना। और इसी दशक में, छठे दशक में ही हमारे जो हैं खन्ना साहब आए थे, और उन्होंने भी वो सुपरस्टार बने, है ना। और यहीं पे हमारे अमिताभ बच्चन भी आए। अमिताभ बच्चन एक एंग्री यंग मैन की छवि लेके आए सामने। युवा पीढ़ी जो थी उनसे बहुत प्रभावित थी, और उन्होंने भी अपनी खूब उपलब्धि हासिल की 60 के दशक में। और लास्ट में जाके धर्मेंद्र जी भी आए, और उन्होंने एक जो कलाकार की, मतलब एक एक्शन हीरो के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। और भी कलाकार आए। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, 70 का दशक आया। 70 के दशक में हमारी जो कहानियाँ थी, मतलब जो हमारी फिल्म थी, वो प्रेम कहानियों के ऊपर बनने लग गई। 1973 में हमारी बॉबी फिल्म आई, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई, और आज की जो हमारी मतलब युवा पीढ़ी थी, उन्होंने उसे खूब सराहा।
इसी वजह से अलग अलग तरीके की फ़िल्में बनी, जैसे कि क़यामत से क़यामत तक बनी, मैंने प्यार किया, इस तरीके से लव स्टोरी टाइप में फ़िल्में बनने लग गई। जैसे ही 80 का दशक आया तो कुछ सितारे ऐसे थे जिनके जो पुत्र थे, है ना, यानी कि जिन उनके बेटे वो सिनेमा जगत में अपना उभरने लग गए, और जो क्या कहते हैं, हाँ, रंगमंच पे जो काम करते थे वो लोग भी धीरे धीरे करके सिनेमा जगत में प्रवेश करने लग गए, क्योंकि उनका काम जो था वो ठप हो चुका था, क्योंकि नाटक वगैरह कोई देखता नहीं था, इसीलिए वो फिल्मी दुनिया में आ गए। अब जिस तरह के नाटक होते हैं जो हम सीरियल्स बोलते हैं, वो सीरियल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो नाटक एक, या तो हम कह सकते हैं कि कठपुतली के द्वारा दिखाया जाता था, इस तरीके के जो शो होते थे वो थोड़े से ठप हो गए थे सिनेमा जगत के आरंभ के बाद। तो इसीलिए उन लोगों ने जो रंगमंच पर काम करते थे उन सभी ने सिनेमा जगत में 1980 के दशक में अपना कदम रखा। फिर 1990 का दशक आया, जिसमें 3 खान आए हमारे, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। इन तीनों की जो थी एक तरीके से कह सकते हैं त्रिकड़ी की जो है, इन्होंने अपना सिनेमा जगत में कब्जा कर रखा था। लेकिन इसी बीच में एक फ़िल्म आई, कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन की, जो कि इन तीनों की फ़िल्मों से ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। इसीलिए ऋतिक रोशन की फ़िल्म 2000 में आई थी वो बहुत लोकप्रिय हुई। उसके बाद हमारा 90 का दशक इस तरीके से चला, और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बारे में लास्ट में फिर हमारी हिंसा से रिलेटेड फ़िल्में आने लग गई। तो इस तरीके से सिनेमा जो है थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, है ना। और हिंसा, मार धाड़, इस तरीके से, मतलब एक तरीके से पूरी एक्शन फिल्में बोल सकते हैं, लेकिन उससे भी अलग है ये। और फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बारे में जो बताया गया है, यह एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस था जिसमें कि मतलब पारिवारिक फ़िल्में बनाई जाती थी। ये ऐसी फ़िल्में बनाते थे कि लोग जो है अपने परिवार के साथ बैठकर इसका लाभ ले सकते हैं, देख सकते हैं, और हंसी मजाक इसमें मतलब इस तरीके का दिखाया जाता था। और उसके बाद जो 90 के बाद का दशक था वो युवा पीढ़ी पर आधारित था, यानी कि जो हमारे निर्देशक थे वो इस तरीके से कहानी लिखते हैं अब कि आज की जो युवा पीढ़ी है उन लोगों को पसंद आए। जैसे हमारा 3 इडियट्स है ना, यानी कि बच्चे थोड़ी शरारत कर रहे हैं लेकिन कुछ सीख भी रहे हैं। चक दे इंडिया, है ना, इस तरीके से फिल्में आई, है ना। इस तरीके से हमें टॉपिक वाइज लिखना है, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। ऊपर से मैंने यहाँ पे आपका एक PDF तैयार कर रखा है, इसको मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कि सिनेमा का उद्भव और विकास की यात्रा पर प्रकाश डालिए या फिर टिप्पणी कीजिए, जो भी हो। भूमिका में हमें लिखना है कि सिनेमा जो है मनोरंजन और जनसंचार का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। इसका उदय 19वीं सदी के अंतिम दशक में फ्रांस में हुआ था, है ना, यानी कि सिनेमा का उद्भव कहाँ हुआ, फ्रांस में, 19वीं सदी के अंतिम दशक में, यानी कि 1885 में हुआ था, इसीलिए बताया गया है 1895 में, सॉरी। हिंदी सिनेमा की शुरुआत मुख्य फिल्मों से हुई थी, यानी कि एक तरीके से बिना बोलने वाली फिल्में, है ना, मुख्य फिल्मों से हुई थी। भारत की पहली फीचर फिल्म सन 1912 में पुंडलिक बनी। यह फिल्म RJ तोड़ने और NG चित्रे का सम्मिलित प्रयास थी। इन दोनों ने मिलकर के पुंडलिक फिल्म 1912 में बनाई थी। फिर भी फिल्म पुंडलिक के बावजूद भी भारत की पहली फीचर फिल्म होने का गौरव दूंडीराज गोविंद फाल्के की राजा हरिश्चंद्र को प्राप्त है, जो कि 1913 में आई थी। 1913 में राजा हरिश्चंद्र आई थी मूक फिल्म, ये आपको याद रखना है और इसको पेपर में लिखना भी है, और इस तरीके से इन्वर्टेड कोमा लगा के लिख देंगे ताकि जो है एग्ज़ामिनर की नज़र पड़े। आरंभ में इसके दृश्य श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड वाइट होते थे, श्वेत शाम रूप में पर्दे पर आते थे।
कुछ दशकों के बाद दृश्य रंगीन पर्दे पर आने लगे, है ना, यानी चौथे दशक में आने लग गए थे। तकनीक की दृष्टि से भी हिंदी सिनेमा में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। आज के सिनेमा और 100 साल पहले के सिनेमा में देखें तो काफ़ी अंतर दिखता है। सिनेमा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर किसी कला ने हमारे जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, वह सिनेमा ही है। आरंभ से ही व्यावसायिक और अव्यावसायिक फिल्में बनती रही हैं। सबसे पहले लोकप्रिय कला माध्यम के रूप में हम सिनेमा को देखते हैं। फिल्में समाज और समय का बदलता स्वरूप है। आज सिनेमा मनोरंजन और जनसंचार का सशक्त माध्यम है। समाज में एक कहावत है कि एक चित्र 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है, यानी एक चित्र जो है वो कई बातें बोलता है ना, तो वो 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। तो निश्चित रूप से निश्चय ही एक फिल्म में कई सारे चित्र होते हैं, यानी 1000 चित्रों से कहीं अधिक प्रभावशाली एक फिल्म होती है। एक फिल्म के माध्यम से हमें बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ? तो लुइस डेन्यूरे ने 1839 में फोटोग्राफी की ऐसी गतिशील प्रक्रिया को विकसित किया जिसके अंतर्गत रसायन लेपित प्लेट पर छायाचित्रों को प्रदर्शित किया जा सकता था, है ना। यानी इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग की, लेकिन पूर्ण रूप से जो है सफल नहीं हो सके। 1889 में कोटक कंपनी के जॉर्ज ईस्टमैन ने कैमरे संबंधी सुधारों के फलस्वरूप उन्होंने कुछ थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ा सुधार किया। फ्रांस के लूमिये बंधुओं जो थे लुइस और अगस्टर, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, जिन्होंने 28 दिसंबर 1895 को ग्रैंड कैफ़े पेरिस में विश्व की पहली गतिशील फिल्म का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से किया। इसीलिए हम 1895 में ही फिल्मी जगत यानी सिनेमा जगत का आरंभ मानते हैं, ठीक है। लूमिये बंधुओं ने पैसे लेकर 3 फिल्में दिखाई, जिनकी विषय वस्तु थी स्टेशन पर ट्रेन का आगमन, दूसरी फिल्म थी फैक्ट्री से निकलते मजदूर, और तीसरी फिल्म थी हमारी सी बात। इन फिल्मों के माध्यम से लोगों को अपनी दुनिया पर्दे पर देखने का अकाल्पनिक अनुभव जो है प्राप्त हुआ, क्योंकि सिनेमा लोगों के लिए बिल्कुल नया था और बिल्कुल अकल्पनीय था। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। लोग धीरे धीरे यथार्थ से उबने लग गए, और तो इन्होंने क्या किया, एक काल्पनिक मूवी बनाई जिसका नाम था आ ट्रिप टू द मून। में फिल्म में कल्पना का समावेश किया, यानी एक काल्पनिक मूवी बनाई। इस प्रकार सिनेमा के अंतर्गत यथार्थ एवं कल्पना यानी कि फैंटेसी दोनों से प्रांगण संबंध शुरू से ही है, यानी कल्पना पर आधारित फिल्में और सच्चाई पर आधारित फिल्में शुरू से ही बनती आ रही हैं। वो आगे चलकर ऐसा नहीं है कोई बदलाव आया था, शुरू से ही ऐसी फिल्में बनने लग गई थी। देखते ही देखते सिनेमा का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार होने लगा। भारत में सिनेमा का श्रीगणेश लूमिये बंधुओं ने ही किया था। दिसंबर 1895 में पेरिस में किए गए विश्व में पहले सिनेमा प्रदर्शन के 7 महीने बाद 7 माह के पश्चात 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में लूमिये बंधुओं ने इसका जो है प्रदर्शन किया। सबसे पहले हमारी 2 मूवी दिखाई गई, एक थी अरेवल ऑफ द ट्रेन और दूसरी थी लेडीज़ एंड सोल्जर्स। फिकर्स को प्रदर्शित किया, यानी पिक्चर्स को यानी फिल्म दिखाई। और उसके बाद भारत में पहली फीचर फिल्म जो हमारे लोगों ने बनाई, यानी दादा साहेब फाल्के ने, आर.जे. तोड़ ने, एन.जी. चित्रे, इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से जो है हमारी पुंडलिक फिल्म बनी। यानी कि भारत में पहली फीचर फिल्म सन 1912 में
पुंडलिक बनी। यह फिल्म आरजे तोड़ने और एनजी चित्रे का सम्मिलित प्रयास थी। फिल्म पुंडलिक के बावजूद भारत की पहली फीचर फिल्म होने का गौरव ढूंढी राजगोविंद फाल्के की राजा हरिश्चंद्र को प्राप्त होता है। यानी कि 12 में पुंडलिक आई थी, लेकिन पूर्ण रूप से वह मूवी जो थी ठीक नहीं थी। मतलब मूवी ठीक थी, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर था वो शायद ठीक नहीं था। इसीलिए 1913 में आने के बावजूद भी राजा हरिश्चंद्र को इसका जो है गौरव प्राप्त है पहली फिल्म होने का। क्योंकि इस फिल्म की जो प्रारंभिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है ना, यानी जो प्रारंभिक प्रवृत्ति है वो हमारी राजा हरिश्चंद्र में देखने को मिलती है। फाल्के साहब ने फिल्मों के लिए आवश्यक ठोस ज़मीन तैयार की थी और लगभग 100 फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया था। और फाल्के साहब राजा हरिश्चंद्र के अलावा भी भस्मासुर, सावित्री सत्यवान और लंका दहन भी थी इनकी एक मूवी, है ना। इन तीनों फिल्मों की तारीफ तो कला की दृष्टि से तो हुई थी, साथ ही इन फिल्मों ने व्यवसाय भी खूब किया था, है ना। लंका दहन ने भी खूब पैसे कमाए थे। ओके। फाल्के साहब ने सन 1932 में सेतु बंधन नामक एक अंतिम मूक फिल्म बनाई थी। यानी कि 1932 में फाल्के जी ने एक मूवी बनाई जो कि अंतिम मूक फिल्म थी। उसके बाद हमारी सावक फिल्में यानी बोलती फिल्में चलने लग गई थी। सेतु बंधन, इसका भी नाम आप लोगों को याद रखना है। पहली बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र, पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र और पहली बोलती फिल्म, ये भी सन भी आप लोगों को याद रखना है, 1913 और 1931 बिल्कुल मिलता जुलता ही है। 13 और 31 उल्टा करके याद कर लेना आप लोग। और बाद में ही हमारी सावक फिल्में आई थी, तो इसीलिए 31 आपको याद रह सकता है, ठीक है। भारत में मूक फिल्म के बाद 1931 में सावक यानी कि बोलती फिल्में का सिलसिला अर्देशीर ईरानी, इनका नाम याद रखना है कि बोलती फिल्म के जो सबसे पहली फिल्म बनाई थी किसने बनाई थी, तो अर्देशीर ईरानी ने द्वारा आलम आरा सन 1931 में बनी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरानी ने अपनी फिल्म की भाषा जो है वो इन्होंने हिंदी चुनी थी। चौथा चरण यानी हम कह सकते हैं चौथा दशक, है ना। चौथे दशक में क्या हुआ, इस तरीके से आप अपना पॉइंट डाल लेना। चौथा दशक भी लिख सकते हैं ताकि जो है टीचर को कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने यहाँ पे चौथा चरण लिख दिया, आप दशक लिख लेना। हिंदी सिनेमा के इतिहास में चौथा दशक का सिनेमा बोलने के साथ साथ बहुत कुछ नया, जैसे गीत, संगीत, ध्वनि आदि को लेकर आया। ध्वनि यानी कि बोलने लग गई, है ना, मतलब पिक्चरों में संवाद बोले जाने लग गए। इससे सिनेमा में नवीन संभावनाओं के जो द्वार थे वो खुल गए थे, है ना। अब नई नई तकनीकों का भी प्रयोग होने लगा। फिल्म के बोलने के साथ ही फिल्म निर्माण की तकनीकों से लेकर विषयों और विचारों का भी एक नया दौर शुरू हुआ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो सामाजिक रूप से भारतीय समाज जो था अंध परंपरा का पालन करता था। यानी सामाजिक रूप से हमारा समाज कैसा था, वह अंध परंपराओं पर भी विश्वास कर लेते थे हमारे देश के लोग। दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि राजनीतिक दृष्टि से यह दौर अंग्रेज़ों की अधीनता का दौर था और उसके विरुद्ध होने वाले जो स्वाधीनता आंदोलन का दौर था। और इस दौर की जो प्रभात फिल्म कंपनी थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस कंपनी की जो कंपनी ने मिथिक के फिल्मों सहित समकालीन समस्याओं पर भी अनेक यादगार फिल्में बनाई, फिल्मों का जो है निर्माण किया। इस प्रभात फिल्म कंपनी ने शांताराम, केशवा दयावर, दामले फतेलाल तथा के नारायण काले जैसे प्रसिद्ध निर्देशक इस कंपनी से जो थे जुड़े हुए थे। इस कंपनी के बैनर के नीचे कौन कौन सी पिक्चरें बनी,
तो इस कंपनी में बनी अयोध्या का राजा जो कि 1932 में बनी, अमृत मंथन 1934 में बनी, दुनिया न माने 1937 में बनी, आदमी 1939 में और पड़ोसी 1941 में आदि फिल्में बनी। ये पांचों फिल्में आपको याद रखनी है जो कि चौथे दशक में बनी है ना। अयोध्या का राजा, अमृत मंथन, दुनिया न माने, आदमी, पड़ोसी, है ना। 5 ही पिक्चर हैं। फिल्म में मील का पत्थर जो है साबित हुई और ये प्रभात कंपनी द्वारा बनाई गई, है ना। फिर हमारा 5वां दशक आया। 5वें दशक के आसपास जो है दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, सुनील दत्त, बलराज साहनी, गुरुदत्त आदि जो अभिनेता थे वह शामिल हुए सिनेमा जगत में। इनके साथ ही महिला कलाकारों में मीना कुमारी, नूतन, नरगिस, वहीदा रहमान, वैजंती माला आदि जो अभिनेत्रियां ने सिनेमा में अपने जो है अभिनय से धाक जमाई, है ना। अपने अभिनय के द्वारा लोगों को मनोरंजन प्रदान किया कह सकते हैं। 6ठे दशक में देखा जाए तो सन 60 के दशक में मुगले आजम फिल्म आई। यह फिल्म अपने अभिनय, संगीत और भव्यता के कारण दर्शकों द्वारा खूब सराही गई। साथ ही उस समय सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली फिल्म भी बनी। इस काल में राजेश खन्ना सुपरस्टार के रूप में उभरे। राजेश खन्ना ने व्यावसायिक फिल्मों के साथ साथ आनंद, खामोशी, आराधना, कटी पतंग जैसी गंभीर फिल्मों में भी ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की। राजेश खन्ना के पश्चात अगले सुपरस्टार के रूप में एंग्री यंग मैन की छवि में अमिताभ बच्चन पहले पर्दे पर उभरे। साथ हिंदुस्तानी से इन्होंने सिनेमा जगत में अपना सिनेमा संसार में प्रवेश करने वाले अमिताभ बच्चन ने जंजीर से एक ऊंची और लंबी छलांग लगाई। यानी इनकी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी थी, लेकिन पॉपुलर फिल्म जो थी उनकी पहली पॉपुलर फिल्म बोल सकते हैं जंजीर थी, है ना। इन्होंने इससे ऊंची छलांग लगाई। इसके बाद इनकी दीवार, त्रिशूल, शोले सुहाग आदि सभी फिल्मों ने पहले के जो अपने सारे रिकॉर्ड थे खुद ही तोड़ दिए इन्होंने, है ना। अपने एक के बाद एक इनकी सुपरहिट फिल्में चलने लग गई। वस्तुतः देखा जाए तो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि ने तत्कालीन जो युवा वर्ग को अभिव्यक्ति प्रदान की जो कि आक्रोशपूर्ण, है ना, है और व्यवस्था के दमन से नाराज है। इसी दौरान विनोद खन्ना और धर्मेंद्र ने नायक की जो कोमल छवि थी उसको तोड़कर एक एक्शन हीरो के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अगला हमारा 7वां दशक। 7वां दशक कैसा आया? तो 7वें दशक में हमने देखा कि सन 70 के दशक में 1973 में देखा गया कि राजकुमार की फिल्म बॉबी आई। इस फिल्म की कहानी को प्रत्येक युवा ने आत्मसात किया, यानी पसंद किया और उसको फॉलो किया कह सकते हैं। इस फिल्म के बाद प्रेम कहानी एक फॉर्मूले के रूप में दिखने लग गई। जैसे कुमार गौरव की लव स्टोरी, आमिर खान की कयामत से कयामत तक, सलमान खान की मैंने प्यार किया, ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है, आज तक प्रस्तुत किए जाती है सारी मूवी। 8वें दशक में देखा जाए तो सन 80 का दशक कुमार गौरव, ऋषि कपूर, सन्नी देओल, संजय दत्त आदि सुपरस्टार पुत्रों के सिनेमा संसार में आगमन का दशक रहा। यानी यहाँ पे जो भी सुपरस्टार थे उनके बच्चे आने लग गए, उनके बेटे आने लग गए या बेटियाँ, मतलब जो भी। सिनेमा में रंगमंच से आने वाले कलाकारों को भी एक स्वस्थ परंपरा रही है ना। यानी कि रंगमंच से भी कुछ कलाकार जो है सिनेमा जगत में आते रहे हैं शुरू से। उसी में बलराज साहनी है, संजीव कुमार, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी जो है आई, रंगमंच से आए थे लोग। सन 1986 में ही लव 86 जो कि गोविंदा जी की फिल्म है से हिंदी सिनेमा में गोविंदा मिले, सिनेमा जगत को गोविंदा मिले, जो कि जल्द ही जनता के पसंदीदा कलाकार
बन गए। गोविंदा की ही भांति जो है अक्षय कुमार भी जनता के पसंदीदा कलाकार बन गए, वो भी इन्हीं के साथ आए। नायक के रूप में 150 से अधिक फिल्में जो हैं अक्षय कुमार ने बनाई और वो सर्वाधिक सुपरहिट फिल्में बनी। 90वें दशक में हमने देखा कि सन 90 के दशक जो था वो पूरी तरह से खान की त्रिकड़ी यानी आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के नाम पर ही रहा। सन 2000 में ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है के द्वारा खानों की त्रिकड़ी में सेंधमारी हुई, परंतु सन 2000 के अंत तक आते आते हिंदी सिनेमा में हिंसा और सेक्स पूर्णतः हावी हो गया था। साथ ही डर, बाजीगर, खलनायक जैसी फिल्मों से स्पष्ट होता है कि नायक और खलनायक के बीच का जो भेद था वो समाप्त हो चुका था। यानी नायक और खलनायक में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक्शन हीरो के रूप में ही दिखाई देंगी। और राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बारे में बताया जाए, 90 का दशक वहीं पे ख़त्म हो चुका है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है ना। राष्ट्रीय प्रोडक्शन जिसकी स्थापना सन 1947 में हुई थी, उसने अपनी घरेलू फिल्मों की जो स्वस्थ परंपरा थी उसे जारी रखा। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बनी मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, जो कि ये सारी फिल्में क्या हैं, पारिवारिक फिल्में है ना। फिल्मों ने अपार सफलता प्राप्त की। इन फिल्मों ने आदर्श परिवार की अवधारणाओं को एक फॉर्मूले के रूप में स्थापित किया। बाद में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम आदि ऐसी ही फिल्में जो थी पारिवारिक फिल्में राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बनती थी। यानी राष्ट्रीय प्रोडक्शन हमेशा पारिवारिक फिल्में बनाता था और आज भी बनाता है। 90 के दशक के बाद का यानी आज बोल सकते हैं वर्तमान काल में इस तरीके की फिल्म बनती है। 90 के दशक के बाद है ना में जो है युवा पीढ़ी हिंदी सिनेमा का केंद्रीय बिंदु बनी रही और सिनेमा की कहानी में भी और देखने वालों में भी, क्योंकि फिल्मकार जो है इस सच्चाई से अवगत है, इसीलिए उन्होंने युवाओं के प्रति ईमानदारी बरती है। और आज जो लोग फिल्में बना रहे हैं उनके केंद्र में भी युवा पीढ़ी है। युवा, 3 इडियट्स, रंग दे बसंती, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, दिल दोस्ती एक्स्ट्रा आदि फिल्में जो हैं वो युवा मन को छूने वाली हैं और भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, इसलिए इस तरीके की पिक्चरें बनती हैं जो कि ज़्यादा पसंद की जाती हैं ताकि व्यवसाय भी अच्छा हो और लोग उसे ज़्यादा देखें, है ना। और इसके बाद हमें निष्कर्ष ज़रूर लिखना है अपने क्वेश्चन में, वो अपने शब्दों में हम लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने वो आप लोगों पे छोड़ दिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों को जो भी आपकी ज़रूरत है वो आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।